सिंह जी तोमर जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप भी यहाँ पधार चुके हैं। हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जी इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हमारे कैलाश चौधरी जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी सांसद, आप भी यहाँ पर पधार चुके हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से एक बार सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों का आप करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष लोकसभा महोदय से, कि यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया और भी बहुत सारे प्रतिष्ठित महाविद्यालयों के, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार, सबके यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर पीएचडी करने वाले जो बच्चे हैं वो सब यहाँ पर पधारे हैं। अभी लोग आ ही रहे हैं, प्रातःकाल का समय है। माननीय महोदयों का हम बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रगान के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, उनकी अध्यक्षता है। उनसे अनुमति लेना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से उनकी स्वीकृति मिल गई है, तो मैं जेएनयू के जो छात्र आए हुए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो वैदिक मंगलाचरण के लिए यहाँ आ जाएं। ये हमारी पीएचडी की रिसर्च स्कॉलर हैं प्रोफेसर सुदीप जी के नेतृत्व में, तो आप लोग आ जाएं। वैदिक मंगलाचरण। समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु
वस्सु सहासति ॐ संगच्छध्वं गच्छध्वं संगच्छध्वं 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 गच्छध्वं संगच्छध्वं गच्छध्वं संवदध्वं वदध्वं संगच्छध्वं गच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं वदध्वं संवदध्वं 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 वदध्वं संवदध्वं वदध्वं संवो वस्संवदध्वं वदध्वं संवाह संवो वस्सं संवो मनांसि वस्सं संवो मनांसि वो मनांसि वो मनांसि जानतां जानतां मनांसि वो मनांसि जानतां मनांसि जानतां जानतां मनांसि जानतां जानतामिति जानताम् देवा भागं भागं देवा देवा भागं यथा यथा भागं देवा देवा भागं यथा भागं यथा यथा भागं भागं यथा पूर्वे पूर्वे यथा भागं भागं यथा पूर्वे यथा पूर्वे पूर्वे यथा यथा पूर्वे संजानाना संजानाना पूर्वे यथा यथा पूर्वे संजानानाः पूर्वे संजानाना संजानाना पूर्वे पूर्वे संजानाना उपासत उपासते संजानाना पूर्वे पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासत उपासते संजानाना संजानाना उपासते उपासत इत्युप आसते शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। करगलत ध्वनि से इन छात्राओं का हम स्वागत करते हैं। घनपाठ माला पाठ एक ही मंत्र के माध्यम से एक ही मंत्र को कैसे रिपीट किया है, इसी के कारण से वेदार्थ में कोई किसी तरह से कोई मिलावट नहीं हो पाई आज तक। धरती के जब से धरती बनी है तब से जैसे पढ़े जा रहे हैं वैसे ही पढ़े जा रहे हैं। ये इन छात्राओं ने जो माला पाठ जटा पाठ किया है एक वेद मंत्र का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मान्यवर अतिथियों से निवेदन करता हूं दीपक प्रज्वलन हेतु माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय सभी मंत्रीगण, सांसद, पूज्य स्वामी गण जितने भी हैं मंचासीन, आप कृपया आएं और अपने कर कमलों से दीपक प्रज्वलन करेंगे। मंत्रोच्चारण के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं से निवेदन है कि मंत्रोच्चारण करते रहें। मंत्रोच्चारण प्रियता। उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम् उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम् उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम्। बहुत सुंदर मंत्रोच्चारण किया गया। सभी मान्यवर अतिथियों का हम बहुत बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले अतिथि देवो भव जो हमारा एक वैदिक संस्कृति का नारा है, आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं। इस अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन के मुख्यातिथि हमारे माननीय श्री ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा, के स्वागत के लिए
मैं पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वो आप अपने कर कमलों से श्री ओम बिरला जी का स्वागत करेंगे। माननीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जो इस संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रिय सिद्धार्थ जी से निवेदन है कि आप भी आएं। प्रिय देवेश जी, सौम्या जी, सभी से निवेदन है कि आप माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वागत के कार्यक्रम में आज के इस हमारे अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन के कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के लिए निवेदन करता हूं कि पूज्य स्वामी जी उनको आशीर्वाद दें। श्री ओमनाथ बिमली जी आ जाएं, डॉक्टर सुधीर जी आ जाएं, प्रेमपाल शास्त्री जी, जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं आप सब लोग स्वागत के लिए पधारें। डॉक्टर जयप्रकाश शास्त्री जी, सभी। माननीय श्री कैलाश चौधरी जी के स्वागत के लिए मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन कर रहा हूं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार। माननीय श्री तोमर साहब का स्वागत होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन से केंद्रीय कृषि मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप बहुत बहुत आपका स्वागत है मंत्री जी। आपने हमें ये इतना दिव्य स्थान प्रदान किया है, हम आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। आपसे मिलने जब हम गए तो आपने वेद विज्ञान के इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद दिया है। स्वामी आर्यवीर जी से निवेदन है कि वो आशीर्वाद दें। स्वामी प्रणवानंद जी से निवेदन है कि वो मंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मंत्री जी का हम सभी लोग करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करेंगे। ये जो दिव्य हॉल हमको बैठने को मिल रहा है ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपने हमें ये दिव्य स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर मैं समझता हूँ ये पहली बार अखिल भारतीय वेद सम्मेलन का आयोजन यहाँ हो रहा है। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत माननीय मंत्री जी। अब मैं श्री कैलाश चौधरी जी के लिए जो हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि आपका भी वो पट्टा और ओम ध्वज देकर के आपका स्वागत कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी हमारे लिए तन मन धन से सहयोग दिया है। हम आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमको सदा इसी तरह से प्राप्त होता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं जो बहुत ही विशिष्ट वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं, स्कॉलर हैं। आप भी यहाँ पर पधारे, आपका वक्तव्य भी सुनने को मिलेगा। मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं स्वामी चिदानंद जी महाराज, वो आपको माल्यार्पण से और उत्तरीय वस्त्र प्रदान करके आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अभी आपको वेद के विषय में उनके विचार भी सुनने को मिलेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विश्व वेद परिषद की ओर से और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश की तरफ से कि आप यहाँ पर पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार करतल ध्वनि ब्रह्मचारियों, बहुत अच्छा। हमारे बीच में आर्य जगत के तपस्वी विद्वान स्वामी प्रणवानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं जो अनेक आर्ष गुरुकुलों के संस्थापक आचार्य हैं। पूज्य स्वामी चिदानंद जी से निवेदन करता हूँ
कि आप भी स्वामी जी का स्वागत करेंगे। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के पीछे एक बहुत बड़ा गुरुकुल है जो स्वामी जी के सभी छात्रगण पूरे देश में संस्कृत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वेदादि शास्त्रों के उद्भट विद्वान आचार्य प्रद्युम्न जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं। हम आपके स्वागत के लिए भी स्वामी चिदानंद जी महाराज जो इस कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आचार्य प्रद्युम्न जी का स्वागत करें, अपना आशीर्वचन भी आपको प्रदान करें। स्वामी चिदानंद जी महाराज। स्वामी जी, पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जो इस कार्यक्रम के संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पिछला जो वेद सम्मेलन हुआ था उसमें भी पूज्य स्वामी जी निरंतर 2 दिन तक हमारे साथ बैठे रहे और केवल वक्ता ही नहीं है, श्रोता भी हैं, सुनते भी हैं स्वामी जी सभी विद्वानों को। तो देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से, कृपया आप आएँ। और जितने भी विद्वान हैं, प्रोफेसर सुधीर जी हैं, ओमनाथ विमली जी हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी के विभाग की ओर से पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लें। पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज का आप अपने करकमलों से स्वागत करेंगे। जयप्रकाश जी जामिया मिलिया से आए हुए हैं, कृपया आ जाएं, स्वामी जी का स्वागत कीजिए, आशीर्वचन लीजिए। यहाँ पर सभी विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। मैं आप सबका भी, ब्रजेश गौतम जी जो दिल्ली अध्यापक संघ के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने में आप तो संकल्पित हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डीडीजी ICAR डॉक्टर RC अग्रवाल। अब पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का स्वागत हो रहा है। सभी विद्वद्गण आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रोफेसर सुधीर जी, हमारे जितने भी विद्वान हैं, ओमनाथ विमली जी और मैं सभी विद्वानों से निवेदन करता हूं कि स्वामी जी को माल्यार्पण से सब लोग शुभकामना दें कि वो वेद के कार्य के लिए हमेशा हमारा ऐसा ही सहयोग देते रहें। ओम स्वस्ति नंदो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी के लिए एक जोरदार कलकल ध्वनि से स्वागत। इसी तरह से पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे और देश के कोने कोने में वेद सम्मेलनों का आयोजन होता रहे। अक्षरधाम मंदिर के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भद्रेश दास जी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत व्यस्त होने के कारण नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैं किसी को जरूर भेजूंगा। दिल्ली संस्कृत अकादमी में उनके हमने भाषण करवाए थे, बहुत ही विद्वान हैं, उनका भी हमें वचन सुनने को मिलेगा ऑडियो वीडियो के माध्यम से। आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी के लिए जो हमारे इस यज्ञ के ब्रह्मा हैं, उनके भी स्वागत के लिए मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूं। पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज वो जो यज्ञ के हमारे ब्रह्मा हैं और हमारे इस वेद सम्मेलन के लिए आप तन मन धन से हमें आहुति प्रदान कर रहे हैं। हमारे सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के विशिष्ट पूर्व प्रधान और बहुत ही उदीयमान सन्यासी विद्वान जो भारत में जगह जगह जाकर वेद की प्रचार और प्रसार को फैला रहे हैं, पूज्य स्वामी आर्यवेद जी का भी स्वागत इस मंच के माध्यम से पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज के करकमलों से होगा और सभी विद्वान स्वामी जी के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। पूज्य स्वामी आर्यवेद जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को मैं प्रणाम करता हूं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष महोदय लोकसभा में जब बैठते हैं कुर्सी पर
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और कितने प्यार से बोलते हैं माननीय सदस्य, और बिल्कुल गदगद हृदय से। और ऐसा लगता है कि कई सदस्य तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब आप इतना ही बोलते हैं कि माननीय सदस्य, तो एकदम प्रसन्न मुख रहता है, और ऐसा लगता है योग की परिभाषा योग कर्मसु कौशलम को जीते हैं। और देखिए उनकी विशेषता, बोले मैं वेद सम्मेलन में जरूर आऊंगा। पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज ने कहा कि आपको आना है, तो आप आए, पधारे, और मैं आपको किन शब्दों में आपका हृदय से स्वागत करूं। आप इस वेद विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन अध्यक्षता कर रहे हैं, आप मुख्य अतिथि हैं आज के हमारे, और भारत सरकार का इतना बड़ा नेतृत्व आप कर रहे हैं, और इसी तरह के गुण आपके जीवन में हमेशा बने रहे। योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। परमात्मा आपको बहुत दीर्घायु प्रदान करें। जीवेन शरदा शतम शोयाम शरदा शतम। आप लंबी आयु को प्राप्त हो। संस्कृत और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए आप हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे महोदय। आपका हम पूरी जितने भी यहाँ विद्वान हैं, आचार्य गण हैं, सन्यासी गण हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं इस उद्घाटन सत्र को प्रारंभ करने के लिए हमारे बीच में, जैसे मैंने कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, जो हमारे बहुत ही बड़े नेता हैं और बहुत अच्छे विद्वान भी हैं। जब वो भाषण देते हैं, वक्तव्य देते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं जरूर आऊँगा इस कार्यक्रम में, और मैं अपना वेद के विषय में जो आधुनिक, क्योंकि वो साइंस के भी विद्यार्थी रहे हैं, और आप सब जानते हैं जब वो पार्लियामेंट में भी बोलते हैं तो कितने प्रखर तरीके से। तो मैं प्रास्ताविक भाषण के लिए डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप आएं और इस उद्घाटन सत्र को आप विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। और कृपया थोड़ा सा समय का ध्यान अवश्य रखें। सभी विद्वद्गणों का हमने आशीर्वचन सुनना है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। ओम स्तोमा सद्गम्यः तमसोमा ज्योतिर्गम्यः मृत्योर्मा मृतं गम्यः इति। ओम शांति शांति शांति। इस अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन के मुख्य अतिथि, देश की लोकसभा में हम सब का मार्गदर्शन करने वाले, इस देश का मार्गदर्शन करने वाले लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे इस देश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं उनका सबसे पहले इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर सभागार उन्होंने दिया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी बड़े पुण्य के भागी बनेंगे कि आपने वेद विज्ञान के लिए सभागार दिया है, तो वर्षों तक इतिहास आपको याद रखेगा। हमारे साथी आदरणीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, जिनकी प्रेरणा से ये सब काम यहां पर हो रहा है, जो अध्यक्षता भी कर रहे हैं। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद जी सरस्वती महाराज, स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती, स्वामी आर्यवेश जी, आदरणीय आचार्य प्रद्युमन जी, पंडित प्रेमपाल शास्त्री जी, डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जी, हमारे सामने बैठे स्वामी जयंत सरस्वती जी, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, संचालन करने डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी, सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वज्जन और वेद प्रेमी भाई और बहनों, हजारों लाखों सदियां बीत गई। काल का प्रवाह गंगोत्री से जिस प्रकार से गंगा निकलती है और हजारों लाखों वर्षों से बहती रही, ऐसे काल का प्रभाव भी बहता रहो। इस देश में पिछले हजारों लाखों वर्षों में
कितने ग्रंथ लिखे गए, कितने शास्त्र लिखे गए, कितनी पुस्तकें लिखी गई। उन सभी पुस्तकों का, लगभग सभी पुस्तकों के लेखकों का नाम यह वो अक्षुण रहा। कौन सी पुस्तक किसने लिखी? पर इन हजारों लाखों वर्षों के कालक्रम में हमारे किसी भी ऋषि ने, किसी भी महर्षि ने, किसी भी मुनि ने, किसी भी इतिहासकार ने आज तक वेद किसने लिखे ये कभी नहीं लिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वेद का लिखने वाला कोई नहीं मिला? और हजारों लाखों वर्षों से हमारे ऋषि महर्षि ये कहते रहे कि वेद अपौरुषेय है। वेद तो ईश्वर की वाणी है। जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई हो, यह दुनिया केवल सुंदर नहीं है, यह दुनिया बहुत व्यवस्थित है, यह दुनिया बहुत ही वैज्ञानिक है, यह दुनिया बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। किसी को देखना हो तो अपने शरीर को ही देख लो, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया के अंदर कहीं कोई कमी नहीं। हजारों लाखों साइंटिस्ट, दुनिया के साइंटिस्ट आज तक इस शरीर में कोई कमी नहीं निकाल पाए। आज तक किसी ने नहीं कहा कि आदमी के शरीर में 2 आंखें, एक आंख उसके पीछे लगनी चाहिए थी। किसी ने नहीं कहा अरे भगवान ने इस शरीर के अंदर 5-5 उंगलियां बनाई हैं हाथों में, पैरों ने। किसी ने नहीं कहा 4 बननी चाहिए थी। किसी ने नहीं कहा कि 6 बननी चाहिए थी। किसी ने नहीं कहा कि हृदय का जो स्थान है वो लेफ्ट में क्यों रखा, उसको राइट में क्यों नहीं रखा। कितना व्यवस्थित, कितना वैज्ञानिक ये दुनिया की सृष्टि। जिस भगवान ने इतनी अच्छी सृष्टि दी हो, इतना अच्छा संसार बनाया हो, इतना वैज्ञानिक संसार बनाया हो, क्या इसको बिना ज्ञान दिए वो छोड़ देगा क्या? आज के इस पढ़े लिखे जमाने के अंदर भी, आज के इस वैज्ञानिक जमाने के अंदर भी कोई हम आदमी का बच्चा अगर उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, उसके बोलने की बात तो अलग है, वो दोनों पैरों पे खड़ा होना भी सीख नहीं सकता, नहीं सीख सकता। ये एक्सपेरिमेंट हुए, प्रयोग किए गए। जॉर्ज, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज ने इसका प्रयोग किया। हमारे देश के अंदर अकबर ने इसका प्रयोग किया। और 18-18 साल के बच्चे न खड़े होना सीख पाए, न वो बोलना सीख पाए। आज भी जब तक बच्चे को सिखाया नहीं जाएगा, वो खड़ा होना भी नहीं सीख सकता, वो बोलना भी नहीं सीख सकता। जिस परमात्मा ने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई हो, क्या इस दुनिया में रहने के लिए वो ज्ञान नहीं देगा? उस ज्ञान का नाम, उस प्राकृतिक ज्ञान का नाम, उस देवी ज्ञान का नाम, उस देवी वाणी का नाम, उसी को हम वेद कहते हैं। उसी को हम वेद कहते हैं। हम लोग तो क्या हैं? हम लोग अपने ज्ञान के ऊपर गर्व करते हो, हम घमंड करने लगे, ये तो दुर्भाग्य की बात है। आज से लगभग 5000 वर्ष से पहले महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अंदर लिखा, दोनों हाथ उठा करके कहा, अनादि निधना नित्या वागुल सृष्टा संभुवा आदहो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तते। इस दुनिया के अंदर जो जिसका कभी निधन नहीं, जिसका कभी आदि नहीं, जिस वेद से सारी दुनिया चली हो, सारी प्रवृत्तियां चली हो, उसी को वेद ज्ञान ये महर्षि व्यास ने कहा। बहुत पता नहीं कितने लोग हैं, समय बहुत कम है, नहीं तो मेरे जैसा जो बहुत कम जानता है इस पर घंटों बोल सकता है। ये वेद का ज्ञान, ये वेद का ज्ञान। अब मैं एक पुस्तक लाया था, मैं अभी भूल गया। लोग कहते हैं कि वेद में विज्ञान ढूंढना है। वेद का एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक मंत्र विज्ञान से भरा है, विज्ञान से भरा है। और इसलिए वेदों को छोड़ करके जितने भी दुनिया के अंदर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, जितने भी शास्त्र लिखे गए, उनमें कहीं ना कोई मिलावट हुई, लेकिन वेदों के अंदर कोई कर नहीं पाया। आज तक कोई कर नहीं पाया। अगर एक अक्षर का भी कोई मिलावट कर देगा, उसको मालूम चल जाता है कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से वेदों के पाठ होते, वो मालूम चल जाता है। आइंस्टीन ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले, दुनिया का इतना बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन, उससे पूछा गया अगर किसी तथ्य का यह पता करना हो वैज्ञानिक है या नहीं, इसका कसौटी क्या है, उन्होंने 3 कसौटियां बताई। आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैंने एक लेख लिखा था कि विज्ञान की कसौटियां क्या है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन कहता है। वो कहता है उसके अंदर 3 बातें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, उसकी सिंप्लिसिटी, अंग्रेजी में बोलता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब सरलता होनी चाहिए। सरलता के 2 पहलू हैं। एक सरलता का पहलू यह है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक
जो एक्सप्लेन कर सके, जो इंटरप्रेट कर सके, वो सिंप्लिसिटी है। दूसरा उन्होंने कहा वो हार्मनी होना चाहिए, एक बात दूसरे से जुड़ना चाहिए। इस दुनिया के अंदर जो हार्मनी नजर आती है, जो तारतम्य नजर आता है, अरे पृथ्वी से लेकर के ग्रहों तक, चंद्रमा तक, ये जितने विशाल ग्रह जो चल रहे हैं, ये जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, हम लोग जो है खेल खेलते हैं, हमारे बच्चे खेल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, हम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं। एक फुटबॉल के गेम में जो है 22 खिलाड़ी काम करते हैं, 22, 11-11 की टीम होती है। एक फुटबॉल जो है उस कोर्ट से बाहर कई बार निकल जाती है, लेकिन जिस ब्रह्मांड के अंदर, जिस कोर्ट के अंदर लाखों करोड़ नहीं अरबों बाल घूम रही हो, अरबों गेंद घूम रही हो, आज तक एक भी बाहर नहीं निकली हो। क्या विशाल वैज्ञानिक बड़ा किया। तो आइंस्टीन ने कहा हार्मनी है। वेदों के अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सब बातों के अंदर हार्मनी नजर आती है, तारतम्य नजर आता है, सिंप्लिसिटी नजर आती है। एक भी विषय ऐसा नहीं वेद के अंदर जो बेकार हो, एक भी विषय ऐसा नहीं जहां जिसकी कमी हो। और तीसरा आइंस्टीन ने कहा उसके अंदर ब्रिलियंस होना चाहिए, वो प्रकाश देने वाला होना चाहिए। इसलिए हमारे लाखों हमारे विज्ञान जो ऋषि मुनियों ने कहा वेद तो स्वतः प्रमाण है, वेद तो ऐसी पारसमणि है जिसके प्रकाश में देखना पड़े। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम सब कुछ देख सकते हैं, अंधेरा सब कुछ दूर हो जाता है, वेद का प्रकाश ऐसा ही है मित्रों। इसलिए इन कसौटियों पर भी वेद जो खड़ा उतरता है कि वेद पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वेदों में विज्ञान है। मैं ये पुस्तक लेकर के आया हूं, ये प्राचीन विमान कला का शोध, ये 1907 में लिखी गई। ये किसने लिखी? पंडित शिवकर बापूजी तलपदे, जिसने 1895 में 1895 में बॉम्बे के चौपाटी पर एक प्लेन वायु विमान बनाकर के उड़ाया। यह पुस्तक पढ़ने लायक है। वो क्या कहते हैं? वो अपने को महर्षि दयानंद का शिष्य कहते हैं। बेंगलोर के पंडित सुब्राय शास्त्री, जिनको पूरा का पूरा विमान शास्त्र कंठस्थ था, उन्होंने कहा ये पूरा का पूरा विमान जो बना रहा हूं मैं वेद विज्ञान के आधार पर बना रहा हूं। वेदों के अंदर जो मैंने पढ़ा है, वेद विज्ञान के अंदर जो है उसके ऊपर मैं सब बना रहा हूं, जो पढ़ना चाहिए लोगों को कि प्राचीन भारत के अंदर। इसलिए सबसे पहले आधुनिक काल के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उन्होंने बहुत लिखा कि वेदों के अंदर सब विज्ञान भरा पड़ा है। उसमें नक्षत्र विद्या है, उसमें गणित है, विमान बनाने की कला है, उसमें नौका है। लेकिन पढ़ने की जरूरत है। आप वेद को ऐसे समझ नहीं सकते। बहुत से लोग बोलते हैं, संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान यहां पर बैठे हैं, वेद को ऐसे समझा नहीं जा सकता। वो देवी वाणी है। देवी वाणी ही सृष्टि के रहस्य को खोल सकती है। ये मानवी वाणी नहीं, एक मानवी वाणी है, एक देवी वाणी है। देवी वाणी को पढ़ेंगे तो ही सृष्टि के रहस्य खुलते चले जाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का यह रहा कि अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेज 700 वर्षों तक इस देश में मुगलों का, मुसलमानों का शासन रहा, वो इतना नुकसान नहीं कर पाए जितना नुकसान जो अंग्रेजों के 150 वर्षों के अंदर हुआ। उन्होंने शिक्षा पद्धति बदल दी, आर्य शिक्षा पद्धति बदल गई, हम वेदों को भूलते चले गए। आज दोबारा जरूरत है। आज हमारे पास जो शासन है, आज हमारे पास जो सरकार है, पुनः इन वेदों को पुनः जागृत करने का काम कर रही है। इसलिए मैं आप अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हम अपनी विरासत की तरफ जा रहे हैं। विरासत के साथ विकास हमको चाहिए। मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं, अगर हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, दुनिया में पुनः विश्व गुरु बना इस देश को अगर बनाना है, वो बिना वेद विद्या के हो नहीं सकता। अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। मैं केवल 1 मिनट लेकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा विमान शास्त्र का। किसने लिखा विमान शास्त्र? यंत्र सर्वस्व किसने लिखा? महर्षि भारद्वाज ने लिखा। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व लिखा। अंशु बोध ने लिखी, उन्होंने आकाश तंत्र लिखा। महर्षि अगस्त ने आकाश तंत्र लिखा। तो आकाश में कहां तक जा सकते हैं? आकाश की परिधि कितनी है? कहां जाकर के हम उससे हमारी खत्म हो जाएंगे? कहां जाकर के शरीर भी फट जाएगा, विमान भी फट जाएंगे? ये जो है महर्षि अगस्त ने लिखा है। उसके बाद महर्षि शाक्टाय ने किताब लिखी। आज तक आजकल के वैज्ञानिकों को मालूम नहीं, महर्षि शाक्टाय ने लोह तंत्र लिखा। उस लोह तंत्र के अंदर लिखा है कि 3015 तरह की अलग अलग तरह की धातुओं का निर्माण हम कर सकते हैं।
और वेद विद्या पढ़ करके हम कर सकते हैं। ये महर्षि शाक्टा ने लोकतंत्र के अंदर लिखा, और नारद मुनि ने एक ऐसी किताब लिखी, ऐसा शास्त्र लिखा जिसको वैश्वानर तंत्र बोलते हैं। उस वैश्वानर तंत्र के अंदर जो है महर्षि नारद ने लिखा है कि 101 प्रकार के गूढ़ प्रकाश हैं। 101 लाइट एक प्रकार की नहीं है, ये लाइट जिसकी हम बात करते हैं एक प्रकार की नहीं है, 101 प्रकार के गूढ़ प्रकाश हैं। और उन्होंने लिखा 1007 प्रकार की अग्नियां हैं, 1007 प्रकार की अग्नियां हैं। ये महर्षि नारद ने वैश्वानर तंत्र के लिखा है। मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट किया है, मैंने ये विनती की है, इन शास्त्रों को समझने वाले लोग बचे नहीं हैं। एक व्यक्ति कोई भी हो, वो साइंटिस्ट हो, आज का वेदों का विद्वान देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं तो स्वामी जी महाराज आप बड़ा काम कर रहे हैं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। हम वेदों को जो है इसको बचा करके कैसे रखें, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से विनती की है, एक टीम बना, ऐसे कई टीम बनाई जाएं, कई टीम उसमें वैज्ञानिक भी हो, और हमारे संस्कृत साहित्य के विद्वान भी हो, वेदों के विद्वान भी हो, व्याकरण के विद्वान भी हो, और हमारे इंजीनियरिंग के विद्वान भी हो, सब मिलकर के इन जो लगभग 10,000 शास्त्र जो है, शिल्प शास्त्र है, पिन से बना करके वायुयान बनाने की जो विद्याएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भृगु संहिता ने महर्षि भृगु ने एक भृगु संहिता लिखी है। उन्होंने कहा 10 प्रकार के शिल्प शास्त्र हैं, 32 प्रकार की विद्याएं हैं, 64 प्रकार की कलाएं हैं। किसकी कितनी बात करें, कितना विज्ञान भरा पड़ा है इस वेदों के अंदर। आओ इस अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन के बाहर हम लोग ये शुरुआत करें कि हम वेद पढ़ें, वेद पढ़ाएं, वेदों का प्रचार और प्रसार करें। जो वेदों की जितनी बात करेगा उतना ही उसको पुण्य मिलने वाला है। आप सब लोग पुण्य के भागी हैं। आज इस वेद विज्ञान सम्मेलन में आप लोग आए हो, जब तक इस देश के अंदर वेदों का प्रचार और प्रसार चलता रहा, तब तक ये दुनिया में विश्व गुरु रहा। पुनः अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो फिर से वेदों का प्रचार और प्रसार शुरू करना ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत ओजस्वी तेजस्वी वक्तव्य सुन करके मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। आप तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन समय सीमा है हमारे पास। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को भी जाना है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनके विचारों को सुना। हम आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और जो आपने मन में इच्छाएं सजोई हैं उसको हम आगे बढ़ाने के लिए पूरा संकल्प करते हैं। हमारे बीच में जिनकी वजह से हम सब लोग बैठे हैं, कृषि हमारा प्रधान है, इस देश का मूल आधार है, और वेदों में भी कृषि क्या है, किस प्रकार से गौपालन है, इन सब विषयों के बारे में हमारे रिसर्च स्कॉलर पेपर पढ़ेंगे। तो जिनके हमारे सहयोग से, मंत्री महोदय के सहयोग से, माननीय कैलाश चौधरी जी जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा आशीर्वाद दिया। जब हम इनसे मिलने गए कोठी में, तो इनके पीएस ने कहा आपको जो सुविधा चाहिए आप मुझे बताओ। और पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज ने उनको अमेरिका से फोन किया कि भाई इस काम को करना है। माननीय मंत्री महोदय को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना वक्तव्य हमारे संग जोरदार ध्वनि से आपका हम स्वागत करते हैं। माननीय श्री कैलाश चौधरी। भारत माता की, भारत माता की। आज अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन में हमारे मध्य विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, लोकसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिड़ला जी, और साथ ही मंच पर विराजमान हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, और हम सब के पूजनीय पूज्य स्वामी चिदानंद जी सरस्वती महाराज के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर विराजमान है आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, और स्वामी आचार्य आर्यवेश जी, और साथ ही मंच पर हैं आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी और स्वामी प्रणमानंद जी महाराज के चरणों में नमन, आचार्य प्रद्युमन जी, डॉक्टर RC अग्रवाल जी और डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और उपस्थित सभी सज्जनों, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों। आज अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो पूज्य श्री चिदानंद जी महाराज को धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं उनको कि इतना महत्वपूर्ण 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा
और जिसमें हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी भी आएंगे और आज हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय जी भी यहाँ उपस्थित है, आदरणीय तोमर साहब भी है। और इसकी जो रूपरेखा रखी है तो निश्चित रूप से मैं आज इनको धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूँगा कि जो वेद हैं उन वेदों को हम आज हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कैसे लेके जाएं, और आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं सोच रहा था कि ये कार्यक्रम इस पूसा परिसर के अंदर, आप अभी कह रहे थे कि परिसर के अंदर अनुमति दी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सौभाग्यशाली है कि आपने हमारे को यहाँ पर आने का, आप पधारे और ये कार्यक्रम रखा। और जब हम बात कर रहे हैं वेद के और प्रसार की और वेद सम्मेलन का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जिस वेद की अभी बात कर रहे थे आदरणीय सत्यपाल जी, उस वेद के प्रचार की और वेद की बात हम सम्मेलन करके क्यों कर रहे हैं? जो हमारा आदि अनादि काल से संस्कृति की सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई और जब से वेद की रचना हुई, तब से इस वेद से ही हमारा देश चल रहा है और हमारी संस्कृति और सभ्यता और सब कुछ चल रहा है। फिर हम आज इस सम्मेलन करके और वेद के बारे में बताना चाह रहे हैं। आज इतना ये बड़ा सभागार है और इस सभागार के अंदर मैं देख रहा हूं जितनी संख्या है, अगर इस जगह पर अगर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आता तो शायद किसी को कहने का निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती और सभागार वैसे ही भर जाता। लेकिन हमें वेद की और ऐसे समय के अंदर मैं सोचता हूं कि आपने जो इतना महत्वपूर्ण विषय रखा है, और ऐसे में मैं आपसे ये कहूंगा कि इसके अंदर जो सत्र भी आगे जो लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र लिए हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती का विषय है, जो नेचुरल खेती, हम परंपरागत इस खेती को करते थे और अभी पेस्टिसाइड, केमिकल, सब चीजें और उत्पादन बढ़ाने के लिए जितने तरह के प्रयोग किए गए, और अब वापस हम उसी जगह पर आ रहे हैं जो हमारे उस समय वेद के टाइम में जिस तरह से करते थे, पहले हमारे सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में जो खेती करते थे, अब फिर वापस हम नेचुरल खेती के ऊपर और वही परंपरागत खेती पे आ रहे हैं। तो हमने इसको छोड़ा और दूसरा विषय रखा अभी मिलेट्स का, श्री अन्न, जिसको प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा कि मिलेट्स हमारे लिए पोषक आहार है, जिसमें बाजरा श्री, रागी श्री, ज्वार श्री, ये सारे पोषक आहार हम इसको छोड़ चुके हैं। और उसकी वजह से आज दुनिया भर में जितनी तरह की बीमारियां फैल रही है, और ये बीमारियां जिस तरह से फैलती जा रही है, इसका समाधान क्या है? तो समाधान यही है कि हम श्री अन्न को खाएं, यानी कि मिलेट्स का, बाजरा, ज्वार, रागी, जो हम छोड़ चुके। उसके बाद में पर्यावरण की बात हो या जल संरक्षण की बात हो, इन सारे विषयों को लेकर आगे किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पर वेदों की और इस विज्ञान की, तो ये मैं आपसे अवश्य कहना चाहता हूं कि आज योग की बात करें तो योग भी हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर उस ऋषियों के समय के अंदर जिस तरह से हमारे योग को महत्व दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे हम योग को छोड़ चुके। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने पुनः से प्रयास किया कि पूरे विश्व में जाए, आज योग पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। तो जो हमारे ऋषियों के समय के पहले के जो थे, उनको हमने धीरे धीरे छोड़ा और अब पुनः हम वापस उस दिशा में जा रहे हैं। और ये पाश्चात्य संस्कृति, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। और इस पाश्चात्य संस्कृति और उसको हमें अगर समाप्त करना है, तो इसी के लिए मैं सोचता हूं कि आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया कि आने वाले समय में हमें पुनः इस दिशा के अंदर, हमें ही नहीं पूरे विश्व को जाना होगा। अभी बात कर रहे थे कि हमारे वेद के अंदर, हमारी शास्त्रों के अंदर जितना ज्ञान है, ये तो सही बात कहा कि अंग्रेज और मुगल आए और उनकी वजह से, वरना हमारे पास तो ज्ञान का अथाह भंडार था, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। अभी हवाई जहाज को उड़ाने की बात हुई, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ये अभी की हवाई जहाज की बात क्या है, जब पुष्पक विमान तो उस समय भगवान श्री राम के समय में भी उड़ता था। और जब हम सब जानते हैं अभी मिसाइलें बनी, मिसाइल जिस टारगेट पर डालना चाहते हैं वहां पर मिसाइल डाली जाती है।
लेकिन हमारे मंत्रों के अंदर और हमारे वेदों के अंदर वो शक्ति है कि उस समय जब भगवान कृष्ण को, अभी आप और हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो बीच में बर्बरीक मिले और बर्बरीक ने कहा था कि मैं, वो 3 तीर लेकर निकल रहे थे, जा रहे थे कि मैं इस युद्ध के अंदर जा रहा हूं। कृष्ण भगवान ने पूछा कि इन 3 तीर से तुम युद्ध कैसे जीतोगे और किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहे हो? उन्होंने कहा मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो 3 तीर है, इसका 3 तीर से कैसे जीतोगे? तो उन्होंने कहा, बर्बरीक ने, एक तीर से मैं सबको घायल करूंगा, दूसरे तीर से मैं सबके प्राण हरूंगा और तीसरा तीर है वो मेरे पास रहेगा, जो मैं युद्ध भूमि से निर्भय होकर निकलूंगा कि कोई पीछे से और ना आ जाए, उसके काम में लूंगा। 3 तीर में, तो इसका मतलब कृष्ण भगवान ने सोचा ये तो 3 तीर में युद्ध ही समाप्त कर देगा। फिर महाभारत तो भविष्य में हम उसको किस तरह से संदेश देंगे कि जिस तरह से अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हो, ये संदेश देने के लिए जब ये चीज हो रही थी तो युद्ध तो 3 तीर में समाप्त हो जाएगा। तब कृष्ण भगवान ने सोचा कि परीक्षा लेते हैं कि वास्तविकता क्या है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे में इतने ही तीर में दम है तो मुझे बताओ, ये पेड़ है, इस पेड़ के, पीपल का पेड़ है, इसके तुम एक तीर में सबके छेद कर सकते हो? उन्होंने कहा 1 मिनट का काम है। उन्होंने तीर कमान चढ़ाई और उन्होंने उसके ऊपर तीर जैसे ही मारा तो कृष्ण भगवान ने एक पत्ता जो पैर के नीचे पड़ा, जमीन पे पड़ा था, उसके ऊपर पैर रख दिया और वो तीर उन सभी पत्तों के भी लगा, लेकिन कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था, वो भी पैर के नीचे से उनके पैर में पत्ते के ऊपर जाकर तीर लगा। तो इसका मतलब उस, अभी कहते हैं कि हम मिसाइल मारते हैं, एक साथ 10 मिसाइल जा रही है, लेकिन उस समय तो असंख्य, उस समय भी वो विद्या थी। तो हमारी विद्या बहुत पुरानी विद्या है और हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है। वेद विज्ञान है वास्तव में। आज चाहे उस समय सैटेलाइट से लेकर आज, उस समय भी विमान उड़ते थे तो उस समय भी सारी ये चीजें होती थी। और अभी हम टीवी के अंदर यहां से बैठकर देख रहे हैं, हम अभी टीवी से देख रहे हैं कि यहां अपना टेलीकास्ट लाइव चल रहा है, यहां से भी लाइव चल रहा है, तो दूसरे भी कोई कार्यक्रम होते तो लाइव हम देखते ही हैं। लेकिन ये अभी टीवी और आई और सब साइंटिस्टों ने कहा हमने ये कर दिया, पर जिन्होंने किया उनको, संजय जो था महाभारत के अंदर, धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का वृतांत उन्होंने वहां बैठे दिखा दिया था। उन्होंने युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, लेकिन उन्होंने, धृतराष्ट्र ने पूरा लाइव कि कौन से युद्ध के अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारा जो वेद है वो सबसे महान वेद है और पुराना है। और निश्चित रूप से उसके लिए यहाँ पर जिस तरह से ये किया जा रहा है तो मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगले क्षेत्रों का जो श्री अन्न है, प्राकृतिक खेती है, उनके ऊपर भी हमें ये करना पड़ रहा है कि जो अच्छी चीजें, मैंने कहा ना कि अच्छी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये कलयुग और सतयुग में थोड़ा ये डिफरेंस भी है। कलयुग के अंदर हमें संघर्ष करना पड़ेगा और ये भी तय है कि देवता और दानवों का संघर्ष उस समय से चला रहा, अभी भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संघर्ष के अंदर हमारे जो वेद को जिस तरह से अभी लिया गया है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा तो हमारी संस्कृति और हमारा वेद निश्चित रूप से आगे जाएगा और विश्व के कल्याण की हम बात करेंगे। और प्रधानमंत्री जी और हम सब ने यही सोचा है कि विश्व गुरु भी बनना है तो विश्व के वसुदेव कुटुंबकम की भी हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर भी हमने पूरे विश्व की चिंता की, तो इसी तरह से जब वेद को हम योगा को पूरे विश्व में ले जाकर विश्व की चिंता कर रहे हैं, तो ऐसे ही श्री अन्न को ले जाकर हम पूरे विश्व की चिंता कर रहे हैं, ऐसे ही वेद को भी हमें सभी दुनिया के अंदर ले जाकर और हमें विश्व की चिंता करते हुए अपने इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। और आपको मैं चिदानंद जी महाराज को और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये इसका कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया। आगे भी पूरी सब जगह करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा स्वागत किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार करतब ध्वनि जारी रखे हैं पीछे। माननीय मंत्री महोदय का श्रीमान कैलाश चौधरी जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। सबसे पहले हम आपसे मिले तो आपके पीएस साहब ने यही कहा था कि कोई चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। मंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके यशस्वी उद्बोधन के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम का, आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा उत्तरदायित्व है
और किस तरह से हम लोग 2-3 महीनों से लगे हुए हैं इस संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, जिनको आप सब जानते हैं योग के बारे में, हमारी वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार में स्वामी जी कितना संकल्पित है। हमें उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। गंगे नमामि गंगे जो सरकार की योजना है, उसको निर्मल और स्वच्छ कैसे रख सकते नदियों को, ये पवित्र भावनाएं स्वामी जी देश देशांतर में दे रहे हैं। योग और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में संकल्पित हैं और हमें पूरा आशीर्वाद मिलता है। रात के 12 बजे भी फोन करते हैं कि क्या काम चल रहा है। मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि अपना वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जैसे हमने प्रवेश किया, सबसे पूर्व यज्ञ की आहुतियां हम सबने डाली और उसकी शुरुआत करते हुए, प्रारंभ करते हुए हम सब अंदर आए। मुझे ये कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है। हमने यज्ञ किया, यज्ञ करके अंदर आए और बचपन से मुझे तो यज्ञ अपने घर से भी करने का मौका मिला। मैं तो बहुत छोटा था, 8 साल का, उसके बाद 1 साल का मौन, उसके बाद मुझे जंगल की यात्रा करनी पड़ी, फिर जंगल से लेकर पूरे विश्व की यात्रा। लेकिन सब को यज्ञ करते हुए देखते हुए, यज्ञ में वातावरण उत्पन्न करते हुए भी मुझे इस बात में कोई भी संकोच नहीं है कि आज हमारे देश का सौभाग्य है। हम लोग तो यज्ञ करते हैं, लेकिन आज हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के पास एक ऐसे यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनका जीवन ही यज्ञ है। हर पल उनका जीवन यज्ञ है। यही कारण है कि आज इस देश में नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां बात आती है, इवन एक समय था कि यहां महाभारत हुआ, लेकिन आज उनकी तपस्या और उनके उन विचारों के कारण मैं देख रहा हूं कि देश अब किसी महाभारत की ओर नहीं, बल्कि एक महान भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसी महान भारत की संसद पूरे विश्व में, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरे विश्व में जो एक अपना इस समय, पिछले वर्षों के विश्व को भी मैंने देखा और अब भी मैं देख रहा हूं, आज का जो भारत है पूरे विश्व की नजरों में, आज पहली बार लगा है कि विश्व भारत को भारत की नजरों से देखना प्रारंभ कर रहा है। उसी भारत की सर्वमान्य संसद के एक ऐसे सरल, सहज और सौम्य, केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि आज की इस वेद विज्ञान संसद के भी उसी सीट पर बैठे हैं आज आप। और इसलिए समय आ गया है, समय आ गया है कि उसकी क्या दिशा हो।
सबसे पहले तो मैं हमारे श्री कैलाश चौधरी जी, मैं अमेरिका में था जब निश्चय हुआ कि ये कार्य दिव्य कार्य है, प्रभु का कार्य है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, ये होना चाहिए। कहाँ हो, किस जगह हो, तो लगा कि ये एक ऐसा बीज है जिस बीज को इस तरह से वपन करना है कि ये वेद वाणी विश्व वाणी बने, वेद भाषा विश्व भाषा बने, ये वैदिक विजडम वैश्विक विजडम बने। इसलिए क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की ये चर्चा इसी ग्रंथों ने हमें दी है, और इसलिए भी जरूरी है कि वेद भाषा जन जन की भाषा बने। तो मुझे लगा जैसे इसका बीज वपन कहां से हो, तो जहां से भारत के लिए उत्तम कृषि प्रदान करने के लिए एक अनुसंधान क्षेत्र है, हमारे पास एक पूरा परिसर है, तो क्यों ना जब वैदिक खेती की बात हो तो उसी परिसर को चुना जाए। तो मैंने उनको फोन किया, ये कई कार में थे, मैं प्लेन में था, ये कार में थे, मैं प्लेन में चढ़ने जा रहा था, और उन्होंने तुरंत ही, मैंने ये चर्चा जब की कि मैं चाहता हूं कि समय आ गया है कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी जब पूरे विश्व में, जब यूनाइटेड नेशन में गए, एक उन्होंने योग की बात की, आज योग मैं विश्व हो गया, और अब मिलेट की बात की है, तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व भी मिलेटमय हो जाएगा। मिलिए मिलेट से ये चर्चाएं होंगी, और इसलिए ये मेरे मन में एक बीज आया है, क्यों ना इसको, उन्होंने तुरंत कहा था कि ये है वैदिक संस्कार। मैंने कहा डन, मैं अभी बात कर लेता हूं डीजी साहब से, और ये बिल्कुल हो जाएगा। कॉल करके वापस कॉल किया, और नॉट ओनली दैट, उन्होंने एक बात मुझे कही, बोले मेरी एक इच्छा है, मुझे तो आपने कहा आप हमारे आदरणीय कृषि राज्य मंत्री जो इन सब विषयों में बहुत रुचि लेते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे जानता ही था, उनको लगा कि वो परिचय दिया उन्होंने कि बड़े संस्कारी हैं, बड़े कर्मठ हैं, और बड़ी कई बातें मुझे उन्होंने बताई अपने मंत्री जी के बारे में। देखिए ये संस्कार है, नहीं तो मंत्री जी तो वो भी हैं, कह दे तो बात होगी, बात पूरी हो गई, हो जाएगा। लेकिन ये बात कहना कि आप आदरणीय मंत्री जी से भी बात कर लीजिए और अच्छा लगेगा, उनको भी इनवाइट करिए। लेकिन अपने तो पहले लिस्ट बन चुकी थी, तो भी हमने कहा, मेरे को बिल्कुल नो प्रॉब्लम, डन। और आज मैं प्रसन्नता पूर्वक कहना चाहता हूं, जस्ट 1 मिनट की कॉल, वो पार्लियामेंट में थे, जैसे पार्लियामेंट से बाहर निकले 5 मिनट के बाद ही फोन आ गया कि कहिए प्रभु। मैंने उनको बताया, उन्होंने भी कहा डन, और उसी समय इसकी पूरी भूमिका बन गई कि क्योंकि परिसर तो चाहिए, और परिसर भी ऐसा जहां पर जो बीज पड़े तो वैश्विक बीज बने, वो वैश्विक वृक्ष बने। और आज समय आ गया ऐसे हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी, और साथ ही बैठे हुए जिनको अभी अभी आपने सुना, सागर में गागर भर दिया, वैदिक सागर में गागर की तरह उन्होंने जल भरते हैं, जैसे परिचय कराया इस वैदिक विजडम का। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री सत्य प्रकाश जी, वैसे उनके बहुत सारे परिचय हैं, लेकिन और उन्हीं के साथ बैठे हुए हमारे आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी, आदरणीय स्वामी प्रेमपाल जी शास्त्री जी, बड़े विद्वान हैं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, और उन्हीं के साथ पूज्य एक ऐसे ऋषि कि जिन्होंने गुरुकुलों की परंपरा में एक अद्भुत योगदान दिया है। ऐसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, और हमारे सभी संत सामने बैठे हैं, स्वामी जैन जी महाराज, मैं सबका नाम लूंगा तो लेट हो जाएगा, और सभी विद्वत वृंद, मातृशक्ति और मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। अभी बात हो रही थी कैसे, इसका उद्देश्य क्या है। मैं अभी पढ़ रहा था, अभी अमेरिका में मुझे किसी ने विकिपीडिया दिखा, बोले कि विकिपीडिया पे ऑनलाइन देखा, सब देखा, मुझे लगा विकिपीडिया है तो 100 और विकिपीडिया की कहानी बड़ी अजीब है, कैसे शुरुआत हुई विकिपीडिया की। कल मैं बात करूंगा, क्योंकि समय की मर्यादा टाइम से पूर्ण करना है। कैसे विकिपीडिया शुरू, और किसने शुरू किया, और कैसे हुआ, और क्या कमाल हो गया। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि विकिपीडिया की जगह वैदिक पीडिया शुरू करें, वैदिक पीडिया हो, और उसकी शुरुआत हो गई है। हमारे डॉक्टर विमल वधावन, ये अपने डॉक्टर नहीं,
अपने विमल वधावन जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अब ऋषिकेश में आके कोरोना काल में पूरी प्रैक्टिस छोड़ दी, आधा पैसा दान कर दिया, फिर लगा ऋषिकेश में रह के अभी थोड़ा बाकी है, वो वापस आए, वो भी दान करके पूरा का पूरा 2 कपड़ों में और कभी नंगे पैर और कभी चप्पल, और आके परमार्थ निकेतन पूरा वेदों के ऊपर ही काफी जबरदस्त काम करने की शुरुआत हो गई है। हमारे जैन जी बैठे हैं, वहाँ 100 बच्चे ऋषि कुमार वहाँ वेदों के ऊपर काम करेंगे। अभी हमारे आदरणीय हमारी अलका जी बैठी हैं, हमारे देवताओं का तो नाम आता है लेकिन हम देवियों को भूल जाते हैं, और सच माने तो देवियां ही इस देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। अलका जी बैठी हैं, अभी मेरे पास दोनों आए थे, दोनों ने बातचीत की और वहां पर यह तय हुआ कि उत्तराखंड की धरती पर हिमालय में 4 वेदों के लिए अच्छे अच्छे विद्वान हो, उसकी शुरुआत होनी चाहिए। मैंने कहा डन, और बहुत शीघ्र ही 4 वेदों के विद्वान वेद पर शोध करने के लिए वहां पर उत्तराखंड की धरती पर हिमालय में बैठकर, मैंने कहा जो भी होगा आप चिंता नहीं करिए। बोले अब ले दे के जहां भी था थोड़ा बहुत इकट्ठा करके इधर से उधर से, क्योंकि ईमानदार हैं, वैसे तो पुलिस कमिश्नर थे, चाहते तो पता नहीं क्या क्या भर लेते। बात यह है कि पॉकेट में इतना नहीं है कि 17 बच्चों को भी खिला सके। सच्ची कह रहा हूं, यही ईमानदारी इस देश की, यह है वेद का जीना। वेद को मानो, वेद को जानो, लेकिन वेद को जियो। ये जरूरत है कि वेद को जिए, यह है वेद को जीना। कि 17 बच्चों को खिलाने के लिए दोनों को सोचना पड़ रहा है। मैं कह 17 नहीं 70 और 170 शुरू हो जाइए, सारी व्यवस्था परमार्थ निकेतन से हो जाएगी, क्योंकि वेद के प्रचार को आगे बढ़ाना है। क्योंकि यही तो हमारे देश के एक ऐसे महर्षि 200 वर्ष पूर्व जिन्होंने पहले उद्घोष दिया कि आइए वेदों की ओर लौटो और अपनी प्रभुता को समझो। हम अपनी प्रभुता को ही भूल गए। उस प्रभुता को समझने के लिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए जब उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत की, घोषणा की, हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने महर्षि दयानंद जी के उन कार्यों को, उस समय कैसा क्रांतिकारी समय था वो, कितनी मुसीबतें थी, लेकिन उन्होंने सबसे अपनी तपस्या, अपनी पवित्रता के बल पर उन्होंने मुचैटा लिया, सबसे भिड़े, सबसे लड़े और आगे बढ़ते ही चले गए। ना डरे, ना किसी को डराया, लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाया। और यही आज का कारण है कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने, फिर आदरणीय अमित शाह जी गुरुकुल में जब पधारे, उन्होंने भी कमाल कर दिया। जो उस दिन बोले वो सुनने लायक है, क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं नहीं कहना चाहूंगा अभी सारी बातें। आदरणीय सत्यपाल जी ने सारा कार्यक्रम किया था, अद्भुत था वो कार्यक्रम, इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी सुंदर कार्यक्रम। लेकिन अंतिम बात, क्योंकि समय की मर्यादा है, देखो अभी बात चल रहे थे कि इतनी पुरानी, हजारों साल पहले, पर मुझे लगता है कि ये कोई किताब नहीं है भैया। औरों के पास होगी किताब, एक एक होगी, औरों के पास एक एक किताब, लेकिन ये केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये पूरे जीवन का हिसाब है। इसमें जीवन को कैसे सजाना है, जीवन को कैसे बनाना है, कैसे अपनी बैलेंस शीट को बनाना है, ये पूरा का पूरा गणित, पूरी की पूरी साइंस इस पूरे वेद में है। कैसे अपनी बैलेंस शीट को बनाओ। यू हैव टू वॉच एवरी डे टू योर सेल्फ। आई वॉन्ट टू टेल द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, द यूथ ऑफ टुडे, द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मस्ट गो टुगेदर, एंड वेदा इज प्योर साइंस, नथिंग बट साइंस, बट नथिंग बट साइंस। आप बात करते हैं इंटरनेट की, अभी विमान की बात कर रहे थे, इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट चाहिए, जरूर चाहिए, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट आपको पूरे वर्ल्ड से जोड़ सकता है, लेकिन खुद से नहीं, खुद से नहीं। आपने देखा होगा एक कार में बैठे हुए 5 लोग सबसे जुड़े होते हैं, लेकिन खुद से कटे होते हैं। उन 5 से कटे होते हैं, सभी बिजी हैं अपने अपने स्मार्टफोन के ऊपर। अब सोचिए तो सही, लेकिन वेद कहता है जीवन ऐसा जियो, कट कर नहीं, ना काट कर जियो, ना कट कर जियो, जुड़ कर जियो। यही तो हमारा वेद है। और इसलिए आज इंटरनेट हो, लेकिन साथ साथ इंटरनेट हो। अगर आप भीतर से कट गए, खुद से कट गए, तो क्या करेगा इंटरनेट। बड़े बड़े लोगों के पास सब कुछ है, मैंने पूरे विश्व में देखा है। मुझे तो 45 साल पहले अमेरिका जाने का और पूरे विश्व में जाने का अवसर मिला है। विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को मिलने का अवसर मिला है, विश्व के उन सभी मंचों पर जाने का अवसर मिला है। उन सभी मंचों पर जाकर मैंने देखा है, सब सेट है, लेकिन लाइफ अपसेट है। क्या करोगे। मैं देखता हूं कि लोगों ने बड़ी कमाइयां की। वेद कहता है कमाई करो,
बड़ी बड़ी कमाई की, लेकिन कमाई करके अलमारियों के शेल्फ भर गए, लेकिन सेल्फ खाली हो गया, खुद को खाली कर लिया, अलमारियों के शेल्फ भर गए। और शेल्फ भरे हुए आज उन व्यक्तियों के जीवन को पाइए तो खोखला जीवन है। एयर कंडीशन में बैठे हैं लेकिन अंदर हीटर जल रहा है। सोचिए तो सही आप, कैसा जीवन हम चाहते हैं। मैं इस ओर बहुत जा सकता हूं, कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। आज हमें इसी की आवश्यकता है। इंटरनेट भी चाहिए और इंटरनेट भी चाहिए, उसमें दोनों में सेतु बनाने के लिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री आज इसलिए कहते हैं वी नीड, हमको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, हमको अध्यात्म भी चाहिए, हमको साइंस, हमको विकास भी चाहिए, हमको विरासत भी चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमको इंट्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। वेद आपको इंटरनली स्ट्रक्चर करता है, भीतर से जोड़ता है, आपको अपने मूल और मूल्यों से जोड़ता है, अपनी जड़ों से जोड़ता है। पेड़ कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जड़ें सूख जाएं, जड़ें कट जाएं, जड़ों में दीमक लग जाए तो पक्का मानकर चलिए 250 पुराना वर्ष का पेड़ मैंने देखा टॉन्स वन में, यमुना नदी के किनारे, 250 वर्ष पुराना, दीमक लगी और गिर गया, खत्म हो गया। आज हमारे युवाओं को यह जानना होगा, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हरियाली बनी रहे, जीवन में खुशहाली बनी रहे, तो पक्का मानिए, क्योंकि पानी और पेड़ जब साथ साथ होते हैं ना, पता है क्या होता है, हरियाली होती है। जहां पानी, जहां पेड़ साथ साथ होंगे हरियाली होगी, और जहां संस्कृति और संस्कार साथ साथ होंगे वहां जीवन में खुशहाली होगी। इसलिए वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कार, इन सबको आगे लाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है, जिसमें कल और आज दोपहर के सेशन में खेती की बात होगी, मिलेट की बात होगी, मोटे अनाज की। मजे की बात है, अनाज मोटा और करता है पतला, ये विज्ञान है। जो खा ले उसको, अनाज मोटा लेकिन करता पतला। अगर हेल्दी रहना है तो पक्का मानिए आप मोटा अनाज खाइए। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ G20 होने जा रहा है, तो सबको हमने पक्का किया मोटा अनाज ही खिलाना है। और मोटा अनाज क्यों, उसकी एक पुस्तिका भी हो छोटी सी। मुझे तो ये लगता है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पवित्र हृदय बिरला जी, आदरणीय तोमर जी और आप सब, मुझे तो ये लगता है कि G20 एक शुरुआत है। G20 एक शुरुआत है और आने वाले समय में G20 नहीं बल्कि जी ऑल होगा। जी ऑल, यही तो वेद की वाणी है। और जी ऑल, और फिर कहेंगे जब मिलेंगे एक दूसरे के साथ, कहेंगे जी ऑल और जियो ऑल, जियो ऑल। यही भारत है। भारत हैज नेवर अटैक्ड एनीबॉडी। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। इसलिए भारत की इस धरती ने जियो ऑल का संदेश दिया है। इसलिए अब जियो ऑल भी होगा, जी ऑल भी होगा। और अगर उसके लिए कुछ चाहिए, उसके लिए वैदिक विजडम चाहिए। उस वैदिक विजडम के लिए आज आपने ये परिसर देकर सचमुच एक नए द्वार को खोल दिया है हर क्षेत्र के लिए। मैं आपका भी पुनः अभिनंदन करता हूं, प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी और मेरे प्रिय डॉक्टर देवेश। मिलकर जिस तरह से आपने अपनी इसको काम किया रात दिन, उनका और उनकी पूरी टीम का। देखो भैया, करता काम कोई है, नाम किसी का होता है, जलते तेल और बत्ती नाम दिए का होता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम ही लोग बैठे हैं। भैया, उस दिए को जलाए रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जो दिया जलाया है ना, ये उसी में तेल और बत्ती का काम करने वाले हमारे सभी महापुरुषों को पुनः उनके लिए लंबी आयु की और स्वास्थ्य की कामना करते हुए, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। शेल्फ तो बहुत भरे हैं लेकिन शेल्फ खाली पड़े हुए हैं। का बहुत वक्तव्य सुंदर आपने दिया है महाराज जी ने। हम बहुत ही आपका पूरे विश्व परिषद की ओर से, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश की ओर से भी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जितने भी आज भाई बहन और प्यारे बच्चे, रिसर्च स्कॉलर्स, सब जितने विद्वान बैठे हुए हैं, आप सबकी ओर से मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता है। भाइयों बहनों, वैदिक कृषि की बात होगी, अनेक सत्रों में जल पर्यावरण संरक्षण इसकी भी चर्चा होगी।
और इस सभागार में आप थोड़े से लोग बैठे हैं, थोड़े से का मतलब है जितने भी बैठे हैं, पर ये जितने भी विचार हैं इन विद्वानों के ये पूरे विश्व में जा रहे हैं और इसके लिए हमारे मीडिया चैनल्स के सभी भाइयों को हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। आस्था चैनल आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि मेरे पास आए हो तो ये दोनों दिन आपका लाइव होता रहेगा। डीडी न्यूज है, लोकसभा चैनल है, जितने भी चैनल्स हैं ये सब आप देख रहे हैं। हमारे भाई मीडिया के यहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरे विश्व के अंदर ये प्रसारित हो रहा कार्यक्रम। मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अब मैं निवेदन करता हूँ आज के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारत के माननीय यशस्वी केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर। एक बार कर्तव्य भरी से हम आपका स्वागत करते हैं। हम जब आपको मिलने के लिए गए तो बहुत पूरे प्रसन्नता के साथ हमको खिलाया और बोले तुम इस बारे में कोई चिंता मत करो और आपके पीस ने तुरंत अगले दिन हमको फोन करके कहा कि ये काम आपका हो जाएगा, चिंता न करो। ऐसे माननीय यशस्वी हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जी का हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने आपका आशीर्वाद दे दिया है। विश्व योग परिषद की ओर से, सभी अधिकारियों की ओर से, आप सबकी ओर से और यहाँ मंच पर जितने भी बैठे हैं आप सबकी ओर से भी हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं शायद भूल जाऊंगा जितने भी माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि डीयू के, जेएनयू के, जामिया मिलिया के, यहाँ जितने भी और विश्वविद्यालयों के तमाम रिसर्च स्कॉलर यहाँ पेपर पढ़ेंगे। माननीय मंत्री महोदय आपसे एक निवेदन मैं ये भी करूंगा क्योंकि आप कृषि से संबंधित हैं, उसके जो रिसर्च पेपर आएंगे, जो अच्छे उसमें विद्वानों के रिसर्च पेपर होंगे, जो मॉडर्न तरीके से उसमें चिंतन होगा, उसके प्रकाशन का कार्य भी यदि मंत्रालय की ओर से हो जाए तो गारंटी से आगे बढ़ जाएगा। मैं आपसे इसकी याचना करता हूँ, इन शब्दों के साथ आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री सभी को प्रणाम। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन का आयोजन संपन्न हो रहा है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मध्य विराजमान भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा है। लोकसभा के हमारे पीठाधीश्वर माननीय श्री ओम बिरला जी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। इस पूरे कार्यक्रम की कल्पना और उसको मूर्त रूप देने के लिए जिनका प्रयत्न है, ऐसे कार्यक्रम के मुख्य प्राणभूता परम पूज्य संत चिदानंद जी महाराज इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान स्वामी आर्यवेश जी, आचार्य प्रेमपाल सिंह जी, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आचार्य प्रदुमन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल जी, आईसीआर में पूरे देश में कृषि शिक्षा का भार जिनके ऊपर है, ऐसे डॉक्टर अग्रवाल साहब, और इस अवसर पर विराजमान सभी संतजन, विद्वज्जन, विद्यार्थीगण, मीडिया के मित्र और उपस्थित सज्जनों, आज आप सब वेद विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं।
मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और आप सबका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है जब वेद से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श का यह विशाल कार्यक्रम हमारे कृषि शिक्षा विभाग के इस परिसर में संपन्न हो रहा है। यहां पर कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी भी मौजूद हैं, कृषि वैज्ञानिक गण भी मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि यह पूरा विमर्श सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में तो मदद करेगा ही, लेकिन हमारे वेदों की जो रोशनी है वो सब तक पहुंचे, उस दिशा में भी यह मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चिदानंद जी महाराज संत तो हैं ही और संत की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन सामान्य तौर पर हम सब यह जानते हैं कि संत वही जो साधना में रत है और साधना वही जो परम गति को प्राप्त कराए। लेकिन साधना के साथ साथ ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया है तो भक्ति तो जरूरी है, साधना भी जरूरी है, लेकिन कर्म साधना का भी महत्व वैसा ही है। और मैं समझता हूं चिदानंद जी महाराज साधक तो हैं ही, लेकिन कर्म साधना के भी वे अतुलनीय अग्रदूत हैं। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज वेद विज्ञान सम्मेलन में हम सबके मध्य उपस्थित हैं, लेकिन इसके पूर्व भी चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान का विषय हो, चाहे गंगा जी को निर्मल करने का विषय हो, गंगा जी के किनारे जैविक खेती का विषय हो, पर्यावरण की रक्षा का विषय हो, ऐसे अनेक विषय और ज्वलंत प्रश्न देश और दुनिया के साथ खड़े हुए हैं। उन सबको समाधान मिले, उन सबके साथ सहकार हो, उन सबके निमित्त जागृति आवे, लोग उनके समाधान के लिए एक मंच पर आएं। इस दृष्टि से भी चिदानंद जी महाराज का जो योगदान है, उस योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं वो कम ही है। आज उन्हीं की प्रेरणा से यह विशद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि दुनिया तो एक है, दुनिया की समस्याएं भी एक जैसी हैं, लेकिन दुनिया में अलग अलग देशों के पृथक पृथक चिंतन हैं। लेकिन इन सब का विश्लेषण करें तो ध्यान में आएगा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके चिंतन में देश के साथ साथ विश्व के कल्याण की भी भावना निहित है। हम
वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर विचार करते हैं, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। और यह भाव सिर्फ नारे के लिए नहीं, पुस्तक के लिए नहीं, भाषण के लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे कृतित्व से भी और हमारे व्यक्तित्व से भी झलकता हुआ दिखाई देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आज दुनिया में इस कल्पना को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। यह सच है कि हमारे भारतीय ग्रंथ वेद, इसकी कोई तुलना नहीं है। मैं समझता हूं कि वेद इतना विशद है कि अभी हजारों साल लग जाएंगे वेदों पर अनुसंधान करते करते। समय कम पड़ जाएगा लेकिन अनुसंधान पूरा नहीं होगा। ऐसा कुछ दुनिया में नहीं है जो हजारों वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने वेदों में उल्लिखित नहीं किया हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वैदिक रीति, वैदिक नीति, वैदिक संस्कृति और वैदिक कृषि और वैदिकता का भाव, यह निश्चित रूप से भारत को ही नहीं, जो इस पर चलने का प्रयास करेगा उस मानव मात्र का यह जीवन भी सार्थक होगा और उसका परलोक भी सार्थक होगा। इस बात की गारंटी हमारा वेद विज्ञान देता है। आज आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं और इन 75 वर्षों में देश ने काफी तरक्की करने की कोशिश की है। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया और अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 में आजादी के 100 वर्ष होंगे। ये 25 वर्ष का जो कालखंड है, इसको प्रधानमंत्री जी अमृत काल कहते हैं। यही सच है, लेकिन मैं आप सबको इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि ये जो 25 वर्ष का कालखंड हमारे सामने है, यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड है। एक समय हम कल्पना नहीं करते थे कि वेदों के अनुसार दुनिया चलेगी, भारत के अनुसार दुनिया चलेगी, प्रकृति के अनुसार दुनिया चलेगी, पूरकता के सिद्धांत पर दुनिया चलेगी, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर दुनिया चलेगी। लेकिन आज पूरे दुनिया में जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर विचार हो रहा है, मैं समझता हूं यह कालखंड भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से समूची दुनिया जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध है, उसको शाश्वत शांति का संदेश देने में पूरी तरह सफलता प्राप्त करेगी। और ऐसे समय पर जब वेद विज्ञान की दृष्टि से विचार हो, शिक्षा में उसका समावेश हो, जीवन के हर पहलू पर हम उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कालखंड हमें कोई और मिलेगा नहीं। और इसलिए आज हम सब लोगों को
इस दिशा में बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विचार चल रहा है। आज का यह कार्यक्रम विचार यात्रा का एक पड़ाव है और मुझे विश्वास है कि जब हम पड़ाव पर पहुंचे हैं तो एक दिन वो जरूर आएगा जब हम मंजिल पर पहुंचने में सफल होंगे। सवाल वैदिक कृषि का नहीं है। वेद तो हर क्षेत्र में है। गणित में जाओ तो वेद गणित है, साइंस में जाओ तो वैदिक साइंस है। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वेद आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जहां तक कृषि का क्षेत्र है, हम सब जानते हैं कृषि मानव जीवन का आधार है और पुरातन काल से कृषि विज्ञान के बारे में कल्पना प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए हमारी संस्कृति में विद्यमान है। वेदों को भी अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि ऋग्वेद हमें बताता है कि गलत रास्ते से धन मत कमाओ, खेती का कौशल्य सीखो, परिश्रम करो और उसके बाद सम्मानजनक धन प्राप्त करो, उससे जीवन यापन करो। अथर्ववेद को अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा अथर्ववेद में खेती की दृष्टि से, हमारी गौ माता की दृष्टि से, बैलों की दृष्टि से, कृषि के उपकरण की दृष्टि से सारा उल्लेख मिलता है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो धरती माता हमको अन्न देती है, खेती करने से पहले उस धरती माता की पूजा करो, आराधना करो, उससे आशीर्वाद मांगो। हे मां, हम खेती करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो, अच्छा धन धान्य पैदा हो। यजुर्वेद में देखेंगे तो हमारी सारी फसलों का विवरण हम सबको मिलेगा। वैदिक पद्धति की खेती की तरफ हम विचार करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि आज की भारतीय कृषि पद्धति खेती, जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, गाय आधारित खेती कहते हैं, कुछ लोग उसको जीरो बजट खेती भी कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से प्राकृतिक खेती की व्याख्या हमारे यहां भिन्न भिन्न प्रकार के मनीषी करते हैं और मुझे इस बात का गौरव है कि वेदों में जिस प्रकार की खेती की कल्पना की गई है वह प्राकृतिक खेती आज भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकता पर है और उस पर सरकार पूरा बल प्रदान कर रही है। प्राकृतिक खेती और बढ़े और रासायनिक खेती के कारण जो मृदा का क्षरण हो रहा है, जैविक पदार्थों को जो आघात हो रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, इससे बचाया जा सके, इसके लिए भी प्राकृतिक खेती और वैदिक ज्ञान जरूरी है। इसलिए आज जिस कैंपस में हम बैठे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह कृषि शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। पूरे भारतवर्ष में कृषि शिक्षा का काम हमारे डॉक्टर अग्रवाल बैठे हैं, ये देखते हैं। लगभग 74 विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय तो अनेक हैं,
स्कूली शिक्षा में भी कृषि शिक्षा आवे, इसके भी प्रयत्न हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति का समावेश कृषि शिक्षा में हो, इसे भी समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन कृषि शिक्षा में वैदिक कृषि और प्राकृतिक कृषि का समावेश हो, इसका पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस बनाकर डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल की कमेटी ने पूरे भारत में लागू करने का काम किया है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैदिक ज्ञान के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। आज देश में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, आईसीआर के हमारे सभी कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है प्राकृतिक खेती को बल प्रदान करने के लिए। इस बार बजट आपने सुना होगा तो 10,000 इनपुट सेंटर खोले जा रहे हैं। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के कवर के अंदर लाना, यह सरकार ने लक्ष्य तय किया है। क्योंकि हम रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में संतुलन बनाना चाहते हैं, मृदा की रक्षा करना चाहते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति को जीवंत रखना चाहते हैं। और इसी दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने जब योगा की दृष्टि से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया और आज योग विद्या जो भारत की विद्या है वो पूरी दुनिया की मान्य विद्या बन गई, ठीक इसी प्रकार से मिलेट्स कहें, मोटा अनाज कहें, पोषक अनाज कहें, लेकिन सामान्य तौर पर यह सब गरीब की थाली का भोजन बनकर रह गया था। जो संपन्न लोग हैं वो धान और चावल का सेवन करने लगे थे। मोटे अनाज को भोजन की थाली में जितना सम्मान चाहिए उसका अभाव हो गया था। परिणाम स्वरूप मोटे अनाज का उत्पादन कम हो रहा था। जब हम अपने देश के बारे में विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा मोटा अनाज छोटा किसान पैदा करता है। मोटा अनाज वर्षा आधारित क्षेत्र में पैदा होता है। मोटा अनाज बिना फर्टिलाइजर के पैदा होता है। मोटा अनाज कम सिंचाई में पैदा होता है। मोटा अनाज कम लागत में पैदा होता है। और मोटा अनाज पैदा भी होता है, वो पौष्टिकता से भरपूर भी है। और मोटे अनाज की खेती जहां होती है वहां भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ने में यह खेती मददगार होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आहार दुनिया को मिले, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मोटे अनाज के विशेषताओं को प्रतिपादित किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यूएन के लोगों ने को। उन्होंने 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया और आज पूरी दुनिया भर में मिलेट्स की धूम है। यह मोटा अनाज हमारे देश में छोटे किसान की ताकत बढ़ाएगा, देश में इसकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, एग्री स्टार्टअप्स बनेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारा जो उत्पाद है वो दुनिया भर में लोकप्रिय होगा और हमारे व्यापार को भी इससे बल मिलेगा। स्वाभाविक रूप से
इसी दृष्टिकोण के आधार पर आज देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। लेकिन जब हम वैदिक खेती की बात करते हैं, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ध्यान में आता है कि महाकवि कालिदास जी ने कहा था कि जो प्राचीन है यह पुरातन है, इसलिए छोड़ देना समझदारी नहीं है, और यह आधुनिक है इसलिए अपना लेना यह भी समझदारी नहीं है। दोनों की अच्छाइयों में समन्वय करके अपना रास्ता तय करना चाहिए, तो ही वो रास्ता ठीक रास्ता हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे रिसर्च करने के बाद जो ठीक रास्ता हो सकता है, जो भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित कर सकता है, जो भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर अधिष्ठित कर सकता है, उस रास्ते पर भारत सरकार चल रही है। उस रास्ते को और पुष्ट बनाने के लिए आज का यह वैदिक सम्मेलन निश्चित रूप से बहुत ही मददगार होगा, सहायक होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि सम्मेलन में विमर्श के जो निष्कर्ष आएंगे, उन निष्कर्षों पर हम गंभीरता से विचार करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। पुनः एक बार माननीय ओम बिरला जी का हृदय से स्वागत, और चिदानंद महाराज जी ने इस कार्यक्रम की आयोजना की, उनको हृदय से धन्यवाद। जय भारत। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अक्षय माँ जी के कृषि में कृषस्व, खेती करो जीवन से मत करो, माता भूमि पुत्रों हम पृथ्विया, भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र पुत्रियां हैं का दिव्य उद्बोधन आपने हमारे समक्ष रखा। माननीय मंत्री जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ विश्व वेद परिषद और परमार्थ निकेतन की ओर से। आपने अपना अमूल्य समय दिया। अब हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भारत के माननीय लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी से मैं सादर निवेदन करता हूँ, कृपया आप आएं और अपना वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। एक बार कर्तव्य ध्वनि से आपका हम अभिनंदन करते हैं। कृषि मंत्री जो खुद भी किसान हैं और उन्होंने वेद के बारे में, वेद विज्ञान के बारे में और कृषि और वेद का संबंध बताते हुए अपनी बात को रखा। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब इस कार्यक्रम के प्रणेता, जिन्होंने भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर वेद, आध्यात्मिक योग, योग विज्ञान कितनी व्याख्या की। दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारतीय संस्कृति के अग्रदूत परम श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे बीच में ही, स्वामी प्रणवनाथ सरस्वती जी, आर्य वेश जी, आचार्य प्रद्युमन जी, आचार्य प्रेमपाल जी शास्त्री जी, आरसी अग्रवाल जी, देवेश प्रकाश जी, और हमारी संसद में हमारे सहयोगी सांसद जो वेद विज्ञान और जिनको अद्भुत ज्ञान है, जिन्होंने एक पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं दी, वहां भी उन्होंने आध्यात्मिक रूप से मानवीय संवेदना के साथ काम किया। अब राजनीति क्षेत्र के अंदर भी, देश के अंदर भी और देश के अलावा विश्व के अलग अलग
देशों के अंदर वेद विज्ञान के बारे में समय समय पर अपनी बात रखते हैं डॉक्टर सतपाल सिंह जी, और यहां पर पधारे इस सम्मेलन में जो वेद के बारे में, विज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक चिंतन के बारे में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी अतिथियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि सतपाल जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे ऋषियों ने ज्ञान को प्राप्त कर और वेदों की रचना की, वेदों के बारे में अलग अलग तरीकों से जिन्होंने समय समय पर अपनी तपस्या के माध्यम से उस समय ऋषियों ने प्राप्त किया। वेदों ने किसी को लिखा नहीं, लेकिन ऋषियों के ज्ञान का अद्भुत संगम वेद आज भारत का नहीं, दुनिया के लिए रिसर्च का एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। और इसीलिए वेद की जितनी व्याख्या की जाए, वेद को विज्ञान के माध्यम से व्याख्या की, तो वैज्ञानिकों ने माना जो कुछ भी विज्ञान में है वो वेद के कारण है। और इसीलिए वेद और विज्ञान के बारे में आज भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जो रिसर्च हो रहा है, जो नया अनुसंधान हो रहा है, वो वेद में की बातों के आधार पर किस तरीके से ऋषि मुनियों ने उस समय अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को वेद के माध्यम से समाज को दिया, और आज वैज्ञानिक उस पर अध्ययन कर रहे हैं और वह सत्यार्थ है, सत्य है, यह आज प्रमाणित हो रहा है। इसलिए वेद तात्विक भी है, व्यवहारिक भी है और यथार्थ भी है। और इसीलिए हमें कई बार लगता है कि चाहे मानवीय जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राष्ट्र जीवन हो, जीवन की हर आवश्यकताओं और जिज्ञासाओं को समेटने का काम वेद में है। और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि वेद और विज्ञान पर अनुसंधान अनवरत चलता रहेगा और नए नए अनुसंधान में वेदों की अलग अलग व्याख्या होगी। और इसीलिए सही कहा सतपाल जी ने कि वेद की उत्पत्ति कब हुई, कब पूर्ण हुआ, ये न कोई किताब में है न पुस्तक में है। ये बहुत बार डिबेट हुई, बहुत बार चर्चा हुई इसकी, लेकिन वेद तो अनवरत है। और वेद और विज्ञान के बारे में जितने लोगों ने जितनी व्याख्या की, अलग अलग तरीके से व्याख्या की, लेकिन व्यक्ति ने माना कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, समाज जीवन में जो कुछ भी है, मनुष्य जीवन में जो कुछ भी है, आत्मा परमात्मा का जो कहीं न कहीं जुड़ाव है, और व्यक्ति के अंदर शरीर हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा जीवंत है, ये सब वेद के द्वारा प्रमाणित होती है। और इसीलिए काल परिस्थितियां सब परिवर्तन हुई, हर काल परिस्थितियों के अंदर वेद की अलग अलग व्याख्या की। वेद का ललीचापन होने के कारण
हर पीढ़ी को उसने कुछ न कुछ उपहार दिया, दिशा दी, ज्ञान दिया, आध्यात्मिक चिंतन दिया। और हमारे ऋषि मुनियों ने के उस वेद के ज्ञान को महर्षि वेद व्यास ने 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अर्थवेद, जिसकी अलग अलग विद्वानों ने भी यहां पर व्याख्या की है। उसकी कोई व्याख्या सीमित दायरे में कम शब्दों में नहीं हो सकती, लेकिन उसके समय समय पर वेद की अलग अलग व्याख्या सभी लोगों ने की और ये सब अनंत चलती रहेगी। मैं इस मौके पर यहां पर हमारे बीच में बड़े चिंतन बैठे हैं, बड़े वैज्ञानिक भी बैठे हैं, अलग अलग वेद विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले मैं विद्यार्थियों को भी देख रहा हूं। और विशेष रूप से चिदानंद स्वामी जी लगातार ये प्रयास भारत में भी करते रहते हैं, भारत के बाहर भी करते रहते हैं। मुझे आशा है कि वेद विज्ञान की इस व्याख्या को, इस रिसर्च को दुनिया को पहुंचाने का काम आप सब लोग करेंगे। और वेद विज्ञान से जो प्राप्त हुआ है उसको उपनिषद में अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। और मेरा तो मानना है कि जीवन जीने की राह और सत्य के मार्ग पर राह करने का काम हम वेद से, उपनिषद से प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर आप सब यहां पधारे, आपका चिंतन, आपकी चर्चा, आपका संवाद यहां पर निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम देगा। और मैं कह सकता हूं कि जब हम प्राचीनतम लोकतंत्र की बात करते हैं और दुनिया में कहते हैं कि भारत प्राचीनतम लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र की जननी है, तो जननी भी निकली है तो वेद से निकली है, उपनिषद से निकली है। और वेद उपनिषद के अंदर कई प्रमाण हैं, वर्षों पुराने प्रमाण हैं कि भारत की संस्कृति आध्यात्म में हमेशा लोकतंत्र रहा है, जीवन शैली में लोकतंत्र रहा है, कार्यशैली में लोकतंत्र रहा है, विचारधारा में लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आज भी दुनिया के अंदर लोकतंत्र शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में आज दुनिया में भारत की पहचान है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का। आपका उद्बोधन सुनकर के हम बड़े प्रभावित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। और आपने अपना अमूल्य समय इस वेद विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन के लिए दिया है। हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं और जितने भी सुन रहे हैं ऑनलाइन, उन सब की ओर से, लाखों लाखों लोगों की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आशा भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हम सबको सदा प्राप्त होता रहेगा। पूज्य स्वामी चिदानंद जी, पूज्य स्वामी आर्यवेद जी, पूज्य स्वामी परमानंद जी, इन सब के संरक्षण में ये वेद विद्या पल्लवित हो, पुष्पित हो सारे भारत में, इसका संदेश आपने दिया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, ये वैकुंठ परिवार की ओर से जितने भी बोर्ड लगे हैं पूरे दिल्ली में, जगह जगह, जेएनयू में, हमारे गुरुकुल गौतम नगर में, यहाँ आप इतनी सजावट देख रहे हैं। और ये शुद्ध हनी जिसकी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बहुत ही वो प्रभावित हुए और चर्चा की, तो ये सभी अतिथि गणों को शुद्ध हनी मधु भेंट करना चाह रहे हैं। वैकुंठ परिवार जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये जितना भी सजावट का काम है, ये सौम्या पांडे, हमारे राधन सिंह जी और इनका पूरा जितना भी परिवार है, इनकी ओर से ये शुद्ध मधु, जिसका वर्णन वेद में आता है, मधुमन में निक्रमण, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः। मैं मधु के समान बन जाऊं, मैं शहद के समान बन जाऊं। ये शुद्ध शहद आपको मिल रहा है और जिस पवित्र भावना के साथ आप आए हैं, इसका सेवन जरूर करें। जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में की है और हमारी सौम्या जी कही, मैंने पूछा सच सच बताना, मुझे वो वीडियो दिखाने लगी। मैंने कहा लोकसभा अध्यक्ष जी तो बड़े बड़े मंत्री हैं, तो बोले नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हरित क्रांति का संदेश
भारत में माननीय चिदानंद स्वामी जी तो सबको प्रतीक के रूप में रुद्राक्ष का वृक्ष दे रहे हैं। वृक्षाणाम पदये नमः यजुर्वेद में लिखा है वृक्ष वनस्पतियां औषधियां देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। बस आपका 5 मिनट का समय मैं और लेना चाहता हूँ। हमारे यहाँ स्वामी रामदेव जी महाराज भी पधारने वाले थे। आचार्य बालकृष्ण जी ने भी कहा था मैं जरूर आऊंगा, लेकिन किसी कारणवशात नहीं आ पाए, लेकिन पतंजलि परिवार यहाँ पर है तो मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी और सभी सन्यासियों से निवेदन करता हूँ कि केवल 5 मिनट आपसे मैं लेना चाहता हूँ, केवल 5 मिनट उनकी प्रस्तुति जरूर दे देंगे बच्चों की। उसके बाद राष्ट्रगान हो, उसके बाद पहले हरित क्रांति एक हाथ में ले लेंगे आप सभी मान्यवर। और ये टीवी में सब जगह जा रहा है, प्रचारित हो रहा है, क्योंकि हमारा विषय हरित का है। जैसे मैंने कहा औषधीनाम पतये नमः वनस्पतिनाम पतये नमः, हम संरक्षण करें, संवर्धन करें। ये दिव्य संदेश भारत के माननीय लोकसभा अध्यक्ष दे रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी दे रहे हैं, डॉक्टर सत्यपाल जी और हमारे जितने भी विद्वत्गण यहाँ बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं। हमारा भारत किसी तरह से वृक्ष औषधियां वनस्पतियों से पल्लवित हो, पुष्पित हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों का एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम माननीय महोदय आप जरूर लेकर के जाएंगे। इतना आपने अमूल्य समय हमको दिया है, केवल 5 मिनट और हम आपसे अपेक्षा करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय जोरदार तालियां। हरिद्वार से बच्चे आए हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय स्वामी रामदेव